हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसके अंतर्गत जब किसी बाह्य आक्रमण अथवा किसी आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा के लिए कोई घोर संकट उत्पन्न हो गया हो तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल तभी करेगा जब मंत्रिमंडल का निर्णय उसके समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए। संसदीय स्वीकृति। आपात घोषणा पर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। आपात घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह स्वयं ही समाप्त समझा जाएगा। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 बांग्लादेश संकट के समय, 1975 आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। देश की संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाता है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। संसद की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति किसी भी अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता है। राजकीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन, या इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि भारत के किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना असंभव हो गया हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसदीय स्वीकृति। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन के पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राजकीय आपात का प्रभाव। राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाते हैं। राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती है। उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जब लोकसभा में अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय करने की आज्ञा दे सकता है, जिसकी स्वीकृति के बाद में संसद से प्राप्त करना अनिवार्य है। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो वह देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। संसदीय स्वीकृति। वित्तीय आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तब तक यह नहीं हटता है। वित्तीय आपात का प्रभाव। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। राष्ट्रपति वित्तीय मामलों में राज्य की सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है। सरकारी खर्च में कटौती की जाती है। टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्रिटिसिज्म। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां संविधान की रचना के समय से आज तक निरंतर कटु आलोचना का विषय बनी रही है। संविधान सभा में संकटकालीन शक्तियों के उपबंध पारित हो जाने पर एच.वी. कामत ने इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा था कि यह लज्जा और दुख का दिन है। ईश्वर भारतीय जनता की रक्षा करे। प्रोफेसर के.टी. शाह ने व्यवस्थाओं को घोर प्रतिक्रियावादी बताते हुए कहा है कि इन व्यवस्थाओं को देखकर मुझे लगता है कि संविधान में स्वतंत्रता या लोकतंत्र केवल नाम मात्र के लिए ही रह जाएगी। आलोचकों का यह भी कहना है कि इससे संघीय व्यवस्था का स्वरूप एकात्मक हो जाता है तथा इन शक्तियों के कारण राष्ट्रपति के अधिनायक बन जाने की संभावना बनी रहती है। इसमें विरोधी दलों का दमन संभव हो जाता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।
लेकिन इन शक्तियों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संकट का सामना करने हेतु कार्यपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। सत्य तो यह है कि संकटकालीन स्थिति में व्यक्ति या राज्य की अपेक्षा राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है और राष्ट्र की हिफाजत के लिए ये शक्तियां आवश्यक है। और रही बात राष्ट्रपति के निरंकुश बनने की, तो राष्ट्रपति निरंकुश नहीं बनता, क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करती है, साथ ही इस पर संसद का व्यापक नियंत्रण होता है। कंक्लूजन, इस प्रकार उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान और शासन की व्यवस्था का एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। उसका पद सम्मान एवं प्रभाव का है। यदि राष्ट्रपति दलीय दृष्टिकोण का परित्याग करके संवैधानिक कार्यों में पूर्ण निष्पक्षता का प्रदर्शन करता है, तो भारतीय संवैधानिक शासन तंत्र में यह प्रभावी एवं सम्मानीय भूमिका निभा सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।